नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में एक बार फिर से उपचुनाव होने हैं। विधानसभा की 4 सीटों पर चुनाव की तैयारी शुरू है। बहुत जल्द इसका ऐलान होगा, क्योंकि इन 4 सीटों पर जो जीते हुए सदस्य थे, जो विधायक थे, वे लोकसभा चुनाव जीत गए हैं और संसद पहुंच गए हैं। तो वैसी स्थिति में इन सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग इसको लेकर के तैयारी कर रही है। इधर राजनीतिक सरगर्मी भी जारी है कि आखिर इन 3 सीटों पर क्या होगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, किस पार्टी से कौन से उम्मीदवार होंगे, इस पर मंथन जारी है। तो विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। क्या जेडीयू बीजेपी फिर से अंधे मुंह गिरेगी और तेजस्वी यादव बाजी मारेंगे? इसी पर हम आज आपको विस्तार से बताएंगे कि 2020 में क्या स्थिति थी। 2020 में भारतीय जनता पार्टी इन 4 सीटों में 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारी थी, लेकिन बुरी तरीके से हार गई थी। दोनों जगहों पर तीसरे नंबर से भारतीय जनता पार्टी को संतोष करना पड़ा था। एक जगह जेडीयू दूसरे नंबर पर रही थी और जो चौथी सीट है इमामगंज, जहां से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उस समय के अध्यक्ष जीतन राम मांझी चुनाव जीते थे, यानी कि विधायक बने थे। इन 4 सीटों में वर्तमान की अगर बात कर लें तो एक सीट पर एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। तो यही स्थिति थी 2020 की। क्या होने वाला है 2020 की अगर हम बात कर लें तो 2020 में जो रामगढ़ सीट था, वहां से आरजेडी के जो थे सुधाकर सिंह, वे चुनाव जीते थे। यहां से भाजपा के अशोक सिंह तीसरे नंबर पर रह गए थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी के अंबिका सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे और सिर्फ 249 मतों से ही उनकी हार हुई थी, जबकि भाजपा के अशोक सिंह तीसरे नंबर पर रह गए थे। उसके बाद देख लीजिए तरारी से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद जीते थे। वहां से दूसरे नंबर पर निर्दलीय सुनील पांडे रहे थे और बीजेपी प्रत्याशी जो थे वे कौशल विद्यार्थी, वे तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें महज 13,800 के आसपास मत मिले थे और मार्जिन था, यानी कि सुदामा प्रसाद 11,013 मत से जीते थे। बाहुबली जो पूर्व विधायक थे सुनील पांडे, वे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वे 11,000 से अधिक मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इमामगंज से जीतन राम मांझी चुनाव लड़े, जीते लगभग 16,000 से अधिक मतों से जीते। दूसरे नंबर पर राजद के उदय नारायण चौधरी रहे। तो 2014 की और बेलागंज से सुरेंद्र यादव जेडीयू के अभय कुशवाहा से चुनाव जीते थे। लगभग 23,963 मत से वे चुनाव जीते थे। इस बार क्या होगा, क्योंकि जेडीयू के जो अभय कुशवाहा थे, जो दूसरे नंबर पर थे बेलागंज से, वे अब सांसद बन गए हैं। राजद के टिकट पर ही सांसद बन गए हैं औरंगाबाद से। तो वैसी स्थिति में जेडीयू किसे प्रत्याशी देगी, अभी इस पर सस्पेंस है। लेकिन बेलागंज में कहीं ना कहीं स्थिति मजबूत एक बार फिर से दिख रही है आरजेडी की। रामगढ़ में क्या होगा, कहा जा रहा है कि रामगढ़ में बीजेपी एक बार फिर से चुनावी तैयारी कर रही है। रामगढ़ में किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, इस पर हाल फिलहाल में मंथन भी हुआ है और मीटिंग के बाद वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि 2-4 दिनों में सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा, किसे पार्टी उम्मीदवार बना रही है, इससे पर्दा उठा दिया जाएगा। बतौर आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। हालांकि अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन चर्चा है कि 2-3 नामों पर मंथन हुआ है। फाइनल किस पर मुहर लगी है, यह अभी तय नहीं हुआ या फिर इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर के कहें तो रामगढ़ में 2020 में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खराब स्थिति रही थी और तीसरे नंबर पर अशोक सिंह रहे थे। 2020 की और डिटेल हम जानकारी आपको दे दें तो 2020 में रामगढ़ सीट से अगर हम चर्चा कर लें तो सुधाकर सिंह को 58,083 मत मिले थे, जो एक नंबर पर थे। दूसरे नंबर पर अंबिका सिंह थे, जो बसपा के थे, उन्हें 57,894 मत मिले थे और अशोक सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्हें 56,084 मत मिला था। इस तरह से बीजेपी जो बिहार की सत्ताधारी पार्टी है,
2020 में भी सत्ताधारी पार्टी थी, उसके प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे। उसके बाद आगे आ जाइए, तरारी में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे। एक नंबर पर सुदामा प्रसाद, जिन्हें 73,945 मत मिले थे। सुनील पांडे जो निर्दलीय थे, उन्हें 62,930 मत, और कौशल कुमार विद्यार्थी को सिर्फ और सिर्फ 13,833 मत मिले थे। यानी कि तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा, और तीसरे नंबर में भी काफी कम वोट जो है वो मिला था। अगर सुनील पांडे पर बीजेपी या फिर एनडीए भरोसा जताती तो निश्चित तौर पर 13,000 प्लस 62,000 अगर हम मिला देते हैं, हालांकि राजनीति में 1 + 1 2 नहीं होता है, फिर भी हम लोग अगर मिला दें तो जीत के आंकड़े से अधिक वोट इन लोगों को मिला था। इस बार क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है। बेलागंज की अगर हम बात कर लें तो बेलागंज में सुरेंद्र प्रसाद यादव को 79,708 मत मिले थे। अभय कुमार सिन्हा को 55,745 मत मिले थे। इस तरह से काफी मार्जिन से अभय कुशवाहा की वहां पर हार हुई थी, नीतीश कुमार के कैंडिडेट की हार हुई थी 2020 में। और अंतिम जो इमामगंज सीट है, जहां से जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव जीते थे, उन्हें मत आया था 78,762, और राजद के उदय नारायण चौधरी को 62,728 मत मिले थे। अब चूंकि जीतन राम मांझी सांसद बन गए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो वैसी स्थिति में इस सीट से खबर है कि सीट तो जीतन राम मांझी की ही रहेगी, उनके परिवार के किसी सदस्य यानी कि छोटे बेटे या फिर बड़े बेटे की पत्नी यानी कि बहू वहां से उम्मीदवार बनाई जाएगी। इसी में से अधिक संभावना है कि बहू को ही उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि दावा किया जा रहा है कि जीतन राम मांझी अपने छोटे बेटे को सेट करेंगे। बड़े बेटे तो सेट हैं ही, नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन। अब छोटे बेटे को मतलब राजनीति में लाने की कोशिश, चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। लेकिन अंदर खाने की खबर यह भी है कि संतोष सुमन की पत्नी को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, यानी कि इन्हीं दो में से किसी एक को इमामगंज सीट के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया जाएगा। रामगढ़ की अगर हम बात कर लें तो रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया है उम्मीदवार को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह के भाई जो कुछ दिन पहले तक जेडीयू में थे, उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर लिया है और उन्हें एक बार फिर से वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। बेलागंज की बात कर लें तो बेलागंज में जेडीयू किसे प्रत्याशी देगी यह तय नहीं है। आरजेडी जो सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं, जहां के सिटिंग सांसद वहां से थे, लंबे समय से वहां से विधायक थे, अब चूंकि जहानाबाद से वे सांसद बन गए हैं, तो वैसी स्थिति में खबर है कि सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने बेटे के लिए लगे हुए हैं, अपने बेटे को वहां से चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। अगर उतारेंगे तो निश्चित तौर पर मजबूत लड़ाई होगी। अब देखने वाली बात होगी जेडीयू वहां से किसे प्रत्याशी बनाती है। तो इमामगंज की हमने बात कर ली, हमने रामगढ़ की बात कर ली, बेलागंज की बात कर ली, और फिर एक महत्वपूर्ण सीट है तरारी। तरारी में क्या होगा? तरारी में चूंकि वहां के जो सिटिंग जो विधायक थे वे सांसद बन गए हैं भोजपुर से सुदामा प्रसाद। अब भाकपा माले किसे कैंडिडेट बनाती है, अभी इस पर इससे पर्दा नहीं उठा है, उनका भी मंथन जारी है। भाकपा माले में यह तो क्लियर है कि सुदामा प्रसाद के परिवार से कोई वहां पर उम्मीदवार नहीं होंगे, नेतृत्व किसी कार्यकर्ता को ही वहां उम्मीदवार बनाएगी, इसकी पूरी गुंजाइश है। अब बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी हो, क्या बीजेपी का प्रत्याशी होगा या फिर जेडीयू वहां से के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्योंकि वहां से सुनील पांडे जो 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, और सुनील पांडे पहले नीतीश कुमार के साथ थे और हाल फिलहाल में नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी हुई है। मुलाकात के बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि नीतीश कुमार की नज़र तरारी सीट पर है, क्योंकि 2020 के चुनाव में वो सीट बीजेपी के खाते में थी और बीजेपी प्रत्याशी वहां से तीसरे नंबर पर चले गए, और तीसरे नंबर में भी सिर्फ और सिर्फ 13,833 मत मिले।
तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार की नज़र उस सीट पर है। अगर नीतीश कुमार उस सीट को अपने पाले में लेते हैं तो निश्चित तौर पर सुनील पांडे की उम्मीदवारी बन सकती है। हालांकि सुनील पांडे ने जब नीतीश कुमार से मुलाकात की तब उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि वे उनका कोई मकसद राजनीतिक था या कोई निजी मकसद था, यह स्पष्ट नहीं किया। लेकिन अंदर खाने में खबर यह चली कि आने वाला जो उपचुनाव है तरारी का, वहां से वे भाग्य आजमा सकते हैं अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाए तब। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है, क्योंकि वहां से अगर सुनील पांडे उम्मीदवार होते हैं तो निश्चित तौर पर लड़ाई तगड़ी होगी। एक तरफ भाकपा माले के कैंडिडेट होंगे तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से अगर सुनील पांडे पर भरोसा जताया जाता है तो वे प्रत्याशी हो सकते हैं। देखने वाली बात होगी क्या होगा। लेकिन इन 4 सीटों पर जो हमने चर्चा की, 2020 चुनाव का अपडेट हमने बताया कि 2020 में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन 4 में से 2 जगहों पर चुनावी मैदान में उतरी थी। दोनों जगह उनको करारी शिकस्त मिली, दोनों जगह तीसरे नंबर पर से संतोष करना पड़ा। एक जगह जेडीयू दूसरे नंबर पर रही और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो कैंडिडेट थे जीतन राम मांझी, वे 2020 में चुनाव जीते थे। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि क्या लगता है कि इस बार भी 2020 का ही फार्मूला दोहराया जाएगा कि इन 4 में से 3 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी की हार होगी। भाजपा जेडीयू के कैंडिडेट औंधे मुंह गिरेंगे और तेजस्वी यादव के कैंडिडेट जीतेंगे। क्या ऐसा ही होगा? क्योंकि हाल फिलहाल में एक और उपचुनाव हुआ था, वहां भी एनडीए प्रत्याशी की करारी हार हुई थी। अब आने वाले दिनों में जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन अभी तक की स्थिति यही है कि इन 4 सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए हैं। क्या सीट की अदला बदली होती है? क्या इन 2 में से भारतीय जनता पार्टी से 1 सीट जेडीयू लेती है? क्या कुछ होगा? जैसे ही और कुछ अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।